बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर जो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी या कह लीजिए कि एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर सामने आई है मोहसिन नकवी साहब के खिताब के बाद नए सूबे, उस नए सूबे वाली कंट्रोवर्सी को लेकर तमाम बड़ी कंट्रोवर्सीज जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान थी वो तो खत्म हो चुकी। आपने देखा होगा कि पिछले 48 घंटे में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की लड़ाई बिल्कुल खत्म शुद, खामोश सांप सूंघा हुआ है, कोई बंदा इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। जो बिलावल साहब और इधर से मरियम बीबी और ये तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, वो कहानी बिल्कुल खामोश हुई पड़ी है। लेकिन नए सूबों को लेकर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे एक्टर्स या ऐसे कह लीजिए कि ऐसी शख्सियात भी सामने आ रही हैं कि जो खुद सिस्टम के मरहूने मिन्नत हैं और अब उसी सिस्टम या उसी फौज या उसी स्टैब्लिशमेंट से सवाल कैसे कैसे पूछ रही हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एमल वली खान साहब की बात कर रहा हूं मैं, आगे चल के जरा उस पर डिटेल में बात करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3-4 साल से जिस किस्म का रगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाया है, सिर्फ एक पार्टी है जो क्लेम करती है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि जनाब उनको रगड़ा इससे भी ज्यादा लगा हुआ है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एवरीबडी नोज, एवरीबडी एडमिट्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रगड़ा लगा है इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अगर मवाजना भी करते हैं लोग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की तारीख से करते हैं। अब उस रगड़े के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार DGISPR चौधरी साहब का शुक्रिया अदा कर दे चंद अल्फाज तहरीक इंसाफ के लिए बोले जाने के ऊपर, तो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया और फिर कैसे यू टर्न लिया, उसके ऊपर बात करते हैं और इसी स्टोरी से आज के ब्लॉग का आगाज कर लेते हैं। आपको पता है DGISPR ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंक्लूड करने की बात की कि जब ये नए सूबे या तमाम लोग एक बंद कमरे में बैठकर सियासतदानों को फैसले करने चाहिए तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मेंशन किया गया कि ऑफकोर्स उनको भी बैठना चाहिए। रीजन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी है, पंजाब के अंदर भी सीटें बहुत ज्यादा हैं, मरकज में भी सीटें बहुत ज्यादा हैं। एक बाहर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो एट दिस मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब जुल्फी बुखारी साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब के बहुत करीब रहकर काम किया है और जब से इमरान खान साहब मुकैयद हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर किसी बंदे की सबसे ज्यादा काविशें और कोशिशें हैं तो उनका नाम है जनाब जुल्फी बुखारी साहब। जुल्फी बुखारी साहब ने DGISPR साहब का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, वेरी हार्टनिंग टू सी DGISPR साहब एक्सप्रेस इन डिटेल इमरान खान साहब एंड PTI's political ethos. A healing hand is much needed to bring a true democratic change. Shouldn't have taken 3 years and this much damage. However, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं इसका सिर्फ उर्दू का तर्जमा आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। ये जुल्फी बुखारी साहब के ट्वीट का सिर्फ उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में रख रहा हूं। ये देखकर बहुत हौसला अफजा महसूस हुआ कि DGISPR साहब ने इमरान खान और PTI के सियासी मौक़िफ़ और नजरिए पर खुलकर तफसील से इजहार ख्याल किया। हकीकी जमहूरी तब्दीली के लिए मफामत और जख्मों पर मरहम रखने वाले रवैये की अशद ज़रूरत है। काश ये कदम 3 साल पहले उठा लिया जाता और इतना नुकसान ना होता, लेकिन बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। अच्छा, ये तो कहानी ठीक है, इतना तो ठीक है, समझ आती है एवरीथिंग कि इसके ऊपर बात की जुल्फी बुखारी साहब ने। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान हैं इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर साहब जो आज भी बिलीव करते हैं कि फौज के साथ मामला ठीक होने चाहिए। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती ही ये है कि वो फौज से बात करेगी, वो पीपल्स पार्टी PMLN या MQM इनसे बात नहीं करेगी क्योंकि ये फैसला साज नहीं है मुल्क के अंदर। उनका बिलीव ये है या उनका क्लेम ये है। तो इसके ऊपर जब जुल्फी बुखारी साहब ने ऑफिशियल DGISPR के ट्विटर हैंडल को टैग करके ये ट्वीट किया तो उसके बाद बहुत ज्यादा तनकीद हुई जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एक्टिविस्ट, अपने वर्कर की जानिब से बहुत ज्यादा तनकीद हुई। तो उसके ऊपर फिर जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने बेहतर ये समझा कि इसके ऊपर यू टर्न लिया जाए। उसके ऊपर वो फिर लिखते हैं, इट्स कॉल्ड सार्केज्म नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। वो कहते हैं कि मैं तो ये ट्वीट करके मजाक कर रहा था, आई वाज बीइंग सार्कास्टिक। इसके ऊपर बहुत दिल पे मत लीजिए, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। एक डीप ब्रेथ लीजिए, सांस इनहेल कीजिए और बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए। मुझे नहीं पता कि जुल्फी बुखारी साहब एक्चुअली सार्कास्टिक हो रहे थे, सार्केज्म था उनका, या ये उनकी विश थी। ट्वीट की लैंग्वेज से देख के तो नजर आता है कि ये उनकी विश थी या वो बाकायदा सीरियस ट्वीट था, लेकिन बहरहाल उनको लगा कि उनको इसके ऊपर यूटर्न मार जाना चाहिए, वो यूटर्न मार गए। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब अगर यही इसी ट्वीट के ऊपर खड़े भी रहते तो तनकीद तहरीक इंसाफ के वर्कर, वोटर, सपोर्टर की जानिब से आती है, आनी थी। लेकिन या सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए कि क्या आज भी तहरीक इंसाफ फौज से बात करने की ख्वाहिश नहीं कर रखती? अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो मामलात बेहतर करके आपकी बातचीत होगी, या लड़ाई झगड़े के अंदर आप चाहते हैं कि बातचीत हो जाए
और आप कोई जीत जाएंगे इस तरह से आके। बहरहाल ये दो डिफरेंट पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, तो आई थॉट कि एक आपकी खिदमत में इसको तफसीलन रख दिया जाए। आगे बढ़ते हुए ये जो रीसेंट कंट्रोवर्सी, तो मैं इसको नहीं कहूंगा रीजन के, एक जो चीज़ पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तानियों के हक में बेहतर है, इसको कंट्रोवर्सी का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। हम बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स को कंट्रोवर्सी का नाम देकर उनको मजीद उस स्टांस को, उस बयानिए को, नीड ऑफ द आर को डैमेज करते हैं। ये नए सूबों की बात के ऊपर आकर हर बंदे का अपना अपना एक नैरेटिव है, अपना अपना पॉलिटिकल बयानिया है, हर बंदे को आज़ादी इज़हार राय भी है, बज़ाहिर डेमोक्रेसी है। मैं फिर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बज़ाहिर डेमोक्रेसी है। तो अगर बज़ाहिर डेमोक्रेसी के अंदर कोई लोग अपनी अपनी राय रखते हैं तो उनका एहतराम भी किया जाना चाहिए। लेकिन सूबों को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग या बहुत सारे ऐसे शख्सियात खुलकर सामने आ रही हैं कि जिनके ऊपर मुझे हंसी आ रही है कि हाउ, कैसे पॉसिबल भी कैसे है कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें। सेनेटर जनाब एमल वली खान साहब लिखते हैं नए सूबे, और इसमें जरा उनकी लैंग्वेज देखिएगा कितनी तल्ख लैंग्वेज या कितना खुल के टारगेट कर रहे हैं, फिर आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। नए सूबों की ख्वाहिश आखिर किसकी है, वजीर दाखिला किसके नुमाइंदे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला की तकरीर पर रद्द अमल ना देने के ऐलान के बावजूद नए इंतजामी यूनिट्स के क्याम के हवाले से DGISPR ने जोर दिया। आखिर की सिस्टम चला कौन रहा है, हर इदारे में किस इदारे के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसरान मौजूद हैं। इसके बावजूद हर नाकामी की जिम्मेदारी सियासी शख्सियात पर डाल दी जाती है। अवाम को धोखा ना दिया जाए, सरकार भी आप हैं, सिस्टम भी आप हैं। अगर कल को कोई काकरोच निकलते हैं तो उनका निशाना भी आप ही होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सिस्टम किसका है और किसके मरहून मिन्नत चल रहा है। इस सिस्टम में शामिल तमाम हुकूमतों से, खा वफाकी हो या सूबाई, यही गुजारिश है कि इस निज़ाम से खुद को अलग करें। आपको वैसे भी सिर्फ बराए नाम इख्तियारात दिए गए हैं, जिनका ये सिस्टम है वही इसकी कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी भी कबूल करें और इसी का क्रेडिट भी ले। बातें एमल वली खान साहब ने बहुत अच्छी की। उन्होंने कहा जनाब मतलब फौज की बात कर रहे हैं, मैं आपको खुल के आपकी खिदमत में रख देता हूं, इसमें झिझकने वाली क्या बात है। जिसका नाम ले रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, खुल के तो करो कम अज कम। किस इदारे के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान हैं, तो भाई जो बात करना चाह रहे हो कम अज कम वो तो खुल के करो ना। आप ललकार रहे हो सिस्टम को, आप फौज को ललकार रहे हो, आप स्टैब्लिशमेंट को ललकार रहे हो इन दिस ट्वीट, तो खुल के आओ। सियासत करनी है, सियासतदान हो, बड़े सियासतदान बनना है तो खुलकर आओ ना भाई मेरे। लेकिन यहां पर एमल वली खान साहब से शिकवा एक है मेरा, आपको बलोचिस्तान से सेनेटर बनाया गया, जनाब की जमात का जोर कहां पर है, जनाब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड सिर्फ आप गूगल कीजिएगा, निकाल के देखिएगा। एमल वली खान साहब बहुत बड़े खानदान के एमल साहब चश्मो चिराग है, बहुत बड़े खानदान के चश्मो चिराग हैं। लेकिन एमल वली खान साहब के जरा पॉलिटिकल हिस्ट्री या इनके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के जो रिजल्ट्स हैं वो जरा निकाल कर देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको जनाब को बलूचिस्तान से सेनेटर बनाने की क्यों जरूरत पेश आ गई। अब मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, और ये अगर ट्वीट एमल वली खान साहब ऑपोजिशन में बैठे हुए सेनेटर ना बने हुए कह रहे होते, और अगर आपको सिस्टम ने या आपको इनकलाब ने इस हद तक फोर्स कर दिया, तंग कर दिया कि जनाब एक्सक्यूज मी, जनाब एमल वली खान साहब को ये ट्वीट करना पड़ गया, ये इजहार राय करना पड़ गया, मुझे फिर भी बड़ी खुशी होती अगर एमल वली खान साहब अपने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा देते, लिखते इस्तीफा, साथ इस्तीफे की कॉपी लगाते इस ट्वीट के साथ, और फिर कहते हैं कि भाईजान कल को कॉकरोच निकलेंगे तो जो मौजूदा निज़ाम चला रहे हैं उन्हीं के खिलाफ निकलेंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि निज़ाम जो मौजूदा चला रहा है वो कोई रिटायर्ड है, वो हाजिर सर्विस है, नाम लेते, तफसीलन लिखते कि जनाब आप पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को या पॉलिटिकल शख्सियात को, पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट कैसे कर सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब की बात करते हुए कहते आप कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम तो चलाने वाले आप, सिस्टम की प्रोडक्ट आप हैं, सिस्टम आप लोग हैं सबके सब। तो एमल वली खान साहब मेरे जैसे लोग खुल के आपके साथ खड़े होते, कहते यार कमाल कर दिया सेनेटर साहब ने, साबिका सेनेटर साहब ने कमाल कर दिया। बट सेनेटर साहब आप इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, इसी निज़ाम ने आपको सेनेटर बनाया हुआ है, आप इसी निज़ाम की तकवीत के लिए काम कर सकते हैं। ट्वीट की हद तक गवाहियां दे लेना या माजी की आपकी स्टेटमेंट्स बहुत सारी पड़ी हैं, मैं किसी को शर्मिंदा करना मेरा कभी पर्पस नहीं होता, बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी पड़ी हुई हैं आपकी माजी में कि जिसके ऊपर जनाब ने भी यू टर्न लिया हुआ है। सो समझ नहीं आती कि फिर जब आप इस तरह की कोई ललकारते हैं ना किसी को, तो फिर उसके बाद जब आप लोग यू टर्न लेते हैं तो मुझ जैसे लोग पहले ही साइड पे होकर खड़े होते हैं कि भाईजान आज ये ललकार के यू टर्न ही लेना है इन्होंने, तो मैं ना नाल क्यों टुरा, मैं ना बयानिए दी क्यों किसी भी तरह तो आके हिमायत करा। और ये मेरी अकेले की सिचुएशन नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग और हैं कि जो फिर कहते हैं कि जनाब जब ललकार के आपने नुक्कड़ में लग जाना है तो इसी पहले ही दलील क्यों होगी थोड़े नाल। सो अगर आप ललकारना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, सिस्टम को, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस किसी को, बाय नेम आइए, सेनेट की नशिस्तें इस्तीफा दे के आइए, खुल के आइए और पता चले कि जनाब इस्तीफा, जनाब सेनेटर एमल वली खान साहब कश्तियां जला के आए। आप वाकई में
और ये बहस आप कीजिए, बिल्कुल आपका हक है कि सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। यही तो मुद्दा है कि सूबे बनने या ना बनने, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। दो मेरे बड़े भाइयों जैसे मंसूर अली खान साहब की रिसेंटली खबर है, और उसी खबर के ऊपर बहुत सारी बहस भी हो रही है कि मे बी इन डेज टू कम इसके ऊपर कोई रेफरेंडम करवा लिया जाए ताकि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनके पास स्पेस बहुत कम बचे। अब पता नहीं रेफरेंडम करवाया जा सकता है, आइन इसकी इजाजत देता है कि नहीं देता है, एवरीथिंग आई डोंट नो, उसके बारे में डिटेल्स मुझे ज्यादा नहीं पता अभी। इन डेज टू कम जब इस खबर की कॉन्फर्मेशन या इसके कुछ आसार नजर आएंगे तो फिर इसके ऊपर काम भी करना स्टार्ट करेंगे, क्या वाकई में इसके ऊपर नए सूबे बनने के ऊपर रेफरेंडम हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन बुनियादी सा तरीकाकार क्या है कि जिस सूबे में से नए सूबे बनने हैं, लेट्स से अगर पंजाब है, पंजाब में से ज्यादा सूबे बनने हैं, तो फिर यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी जो है उनको वोट करना पड़ेगा, फिर मरकज को करना पड़ेगा, फिर सेनेट को करना पड़ेगा, एंड दैट इज द प्रोसेस। और ये 2018 के अंदर फाटा का इंतजाम जब हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पर भी यही प्रोटोकॉल जो है ये फॉलो किया जा चुका है। अगर आप तफसीलन पढ़ना चाहें तो उस प्रोसेस को या उस सिनेरियो को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको और मुझे समझने में मदद मिलेगी कि नए सूबे कैसे बन सकते हैं। जाते जाते मैं एक और चीज़, कल शाहजेब खानजादा साहब के शो का एक क्लिप मैंने रात को देखा है, जिसमें जनाब ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि फिर सिस्टम को जिम्मेदारी जिन लोगों ने निकाला या जिस इदारे ने निकाला, नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो तीनों दफ़ा डिलीवर किया था। ख्वाजा आसिफ साहब भी जमहूरियत पसंद या जमहूरी रवैयों की तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है नाजरीन जो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, यहाँ पर फौज या एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये हाइब्रिड निज़ाम है। और ये हाइब्रिड निज़ाम के बड़े दाई और हाइब्रिड निज़ाम के बड़े कह रहे थे ना वो कि जो बड़ा सपोर्ट करने वाले शख्सियात में से जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ठीक है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पसंद है, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम तब आता है कि जब ख्वाजा साहब नवाज शरीफ साहब के तीनों टेन्योर्स की बात करते हैं कि क्यों निकाला, कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई इदारा तो जिम्मेदारी ले, कोई शख्सियत तो जिम्मेदारी ले, लेकिन ये नहीं कहते कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कैसे खत्म किया गया। अगर ये सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठती जिस तरह बज़ाहिर बैठी, इमरान खान साहब को आउस्ट कर दिया गया, तो ये एक जमहूरी मूव थी, ये कोई गैर आईनी तरीकाकार नहीं था, जमहूरी मूव थी, जमहूरी तरीके से इमरान खान साहब को निकाला गया होता। प्रॉब्लम तब आता है कि जब इन्हीं के निज़ाम के अंदर से इनके लीडरान, मैं जब लीडरान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरा मतलब है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने PDM-1 को लीड किया था, जिन्होंने इस सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और इमरान खान साहब को निकालने का हुकूमत से इस मूव को या मूवमेंट को लीड किया था, जब वो खुद से टॉक शोज में बैठकर कह देते हैं कि मीटिंग्स में जनरल फैज और जनरल बाजवा बैठे थे और उन्होंने कहा था कि हुकूमत खत्म करनी है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या फौज के कहने या एस्टैब्लिशमेंट के कहने या जनरल फैज या जनरल बाजवा के कहने के ऊपर आप हुकूमतें गिराकर आप इसको पॉलिटिकल मूव को आप जमहूरी मूव कहते हैं या जमहूरी हुकूमत गिराना, जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराना कहते हैं? अगर नहीं कहते तो ख्वाजा साहब मेरे जैसे लोग फिर आपको सपोर्ट कर रहे होते अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का भी क्वेश्चन पूछ लेते कल के उसी टॉक शो के अंदर कि हमें बताया जाए कि सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया। तो उसकी एक वजह यह भी है कि जैसे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बार बार खत्म की गई, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत हमसे खत्म करवाई गई, सिस्टम कैसे डिलीवर करता है इस मुल्क के अंदर। बट बदकिस्मती की बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, देखिए इट्स वेरी सिंपल, जमहूरियत का मतलब रवैये है ना, जमहूरी रवैया, और उस जमहूरी रवैये में आप पीपल्स पार्टी, PMLN, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात या PTI फेवरेट नहीं हो सकती। अगर जमहूर पसंद है तो जमहूर के राइट्स, आपके और मेरे राइट्स, आपका और मेरा वोट डालना, हुकूमत बनाना, इसी के ऊपर बहस होनी चाहिए। इसमें फेवरेटिज्म की ऑप्शन नहीं है, स्पेस नहीं है आपके और मेरे पास कि हम फेवरेट रख के फला पार्टी जमहूरी या फला नहीं। जस्ट लाइक दैट ख्वाजा साहब अगर नवाज शरीफ साहब के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि 3 दफा कैसे निकाला गया, तो अगर आप वाकई जमहूरियत की बात कर रहे थे, अगर आप सिस्टम की बका की बात कर रहे थे, तो फिर आपको इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करने के ऊपर भी सवाल पूछना चाहिए कि हमें बताया जाए कि हमसे क्यों यह करवाया गया दैट टाइम। क्या जनरल बाजवा से, जनरल फयाज से एहतसाब होगा, उसका सवाल पूछा जाएगा उनसे, तो फिर मजा आता। फिर लोग कहते हैं कि हाँ भाई ख्वाजा साहब क्या बात है, ख्वाजा साहब वाकई कमाल के पॉलिटिशियन है, ख्वाजा साहब वाकई पॉलिटिकली वो जो प्रिंसिपल स्टांस है वो लेकर खड़े होते हैं और फिर उसके ऊपर डट जाते हैं। लेकिन नाजरीन होता नहीं है, ऑप्टिक्स की हद तक सबके सब कर रहे होते हैं और ऑप्टिक्स से आगे के लोग चल नहीं पाते। दैट इज द रीजन कि बार बार सिस्टम को, एस्टैब्लिशमेंट को या फौज को या किसी भी जज को, किसी भी जर्नैल को, किसी को भी ये स्पेस देते हैं पॉलिटिशियन कि इनको मैनिपुलेट भी किया जाए, इनको मनूवर भी किया जाए और अपने हिसाब किताब से सिस्टम को चलाया जाए। तभी तो इतने कमजोर हो जाते हैं ना कि ये फटे हुए हैं, आपस में हमेशा डिवाइडेड रहते हैं, हमेशा डिवाइडेड रहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जाते जाते एक फिक्रा, एक जुमला आपकी खिदमत में और अर्ज करता जाऊं
26वीं 27वीं आईनी तरमीम का हाल देखकर, हिसाब किताब देखकर या द प्रोसेस देखकर मुझे वाकई में नहीं लगता कि ये कल को कोई नए सूबे बनाने के ऊपर भी पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी रजिस्ट करके कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे और ये निकल आएंगे सड़कों के ऊपर और हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। मैनू नहीं लगता। सादा सी बात है, इनकी बका इमरान खान साहब के जेल के अंदर रहने पे है, इनकी बका सबका इकट्ठे रहने पे है, और ये सब के सब सिस्टम को इसी तरह चला के जिंदा रह सकते हैं पॉलिटिकली कि जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर। द डे द मैन इज आउट, द वेरी डे इमरान खान इज आउट, दे आर गॉन, रिमेंबर इट, दे आर गॉन। और अगर ये इस तरह का कोई एडवेंचर करते हैं एट दिस मोमेंट, मुझे नहीं लगता कि ये अफोर्ड कर सकते हैं उसको। दैट्स माई परसेप्शन, आई कुड बी रॉन्ग बट दैट्स माई परसेप्शन। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।